ठीक है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज मोशन इन प्लेन में हम ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशंस की बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या तो 2D मोशन करेगा यानी 2 डायमेंशन में मोशन होगा उसका, या 3 डायमेंशन में मोशन होगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी मोशन की स्टडी हम जब करते हैं तो हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, और मोशन इन अ प्लेन के लिए हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हैं जिन्हें हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम बेसिकली करेंगे वेक्टर का यूज करके ही मोशन इन अ प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बेसिक टर्म्स, ठीक है, यानी इसको आप मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हो जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जैसे मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और कुछ साइन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े थे। तो वैसे जो हम ये वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आप मैथमेटिकल टूल्स भी इसको समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वेक्टर्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा वेक्टर को बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, तो एक बार फिर से हम इसको वेक्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, स्केलर और वेक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे प्योर रेशियो। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे प्योर रेशियो माने जिसमें आपको क्या होता है, सिर्फ नंबर की किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ओनली नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप नंबर के द्वारा उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर लेते हो तो उसको प्योर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के कह सकते हो आप, जैसे प्योर रेशियो भी उसमें एक है, स्केलर ऑल्सो, एंड वेक्टर। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं, और प्योर रेशियो, स्केलर और वेक्टर 3 टाइप्स के होते हैं प्योर रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसको बताया जाता है कि इसको स्केलर्स और वेक्टर ही में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये होता है। ठीक है, प्योर रेशियो क्या होता है आपका, जो क्या करता है, किसी क्वांटिटी को सिर्फ नंबर की तरह जब एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, जब किसी क्वांटिटी को खाली नंबर की तरह जब एक्सप्रेस कर देगा तो उसको प्योर रेशियो बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है इसमें एग्जांपल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और भी रिलेटिव डेंसिटी भी लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है आपका, जैसे पीछे यूनिट नहीं होता। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है लेकिन पीछे से उसका यूनिट नहीं होता है। तो इस टाइप के क्या होते हैं, फिजिकल प्योर रेशियो बोलते हैं, और ये भी क्या है, एक हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, आपने थोड़ा 10th में पढ़ा आपने इसमें, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का जब आता है तो म्यू इज इक्वल टू 1.25 करके आता है। ठीक है, पीछे आपने देखा तो नहीं होगा ना कभी यूनिट आई हो, नहीं आता है। ठीक है, उसके पीछे यूनिट होती ही नहीं है। तो ऐसे भी क्या होते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा वाटर के अलग होता है, हनी के अलग होता है। ठीक है, और ठीक है, ब्लड का अलग होता है। तो हाँ, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन उसके पीछे हम क्या देखते हैं कि कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्योर रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपके पास स्केलर्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड होता है ओनली। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे बात करता हूँ, जैसे हमारे पास मास की बात होता है, मास हम क्या करते हैं 10 kg बोलते हैं। ठीक है, 10 kg बोलते हैं, मतलब वैल्यू है उसकी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई मेरे को, तो बस हो गया, उसको स्केलर बोल देंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, और आगे वर्क की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो काम बन जाता है। ठीक है, और उसका क्या होता है कि हम सीधे उसको ऑर्डिनरी जोड़ना मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डिनरी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी जो आपने पढ़ रखा है बचपन से, उसकी तरह हम लोग उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्केलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। वेक्टर में हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आपने 9th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा जाना है। होता क्या है इसको, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड माने एक समझ लीजिए कुछ ना कुछ वैल्यू है उसके पास। ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी होगी उसके पास। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे वेक्टर। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उनका डायरेक्शन भी होगा, तब उनको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया आपका, फोर्स देखा है, मोमेंटम दे रखा है। ठीक है, ये वेट है स्टूडेंट। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब आप लोग इसको वर्क में समझना, ये वेट है। ठीक है,
और ETC एक्स्ट्रा, और अभी आगे बहुत से होंगे, ठीक है, वेलोसिटी भी। इफ़ वेक्टर विथ यूनिक डायरेक्शन इज रिगार्ड्स एज स्केलर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग जो है देखिए क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है और उसके बाद उसका क्या होगा, एक यूनिक डायरेक्शन होगा, ठीक है, यूनिक डायरेक्शन, आप कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, घड़ी की बात कर रहा हूँ, घड़ी की सुई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा क्या करता है, क्लॉकवाइज ही चलते रहता है, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या करेगा, पहले वो टाइम बताता है आपको मॉर्निंग का, फिर आपको बताएगा दिन का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, और ऐसा करते करते वो हमेशा क्या करता है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिक एक हिसाब से आपको पता चलेगा ना, यूनिकनेस है। तो जहाँ पर भी इस टाइप का होगा आप क्या बोलेंगे, इसको वेक्टर, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी टाइम ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे हमारे पास टाइम है, ऐसी करंट है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम स्केलर रिगार्ड करते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग। आई बात में जैसे प्रेशर है, प्रेशर में भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। जो प्रेशर है आपका, सीधे हम क्या करते हैं, एक यूनिक डायरेक्शन, किसी सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया पर क्या होता है, फोर्स जब लगता है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक क्या होता है, ये यूनिकनेस है, ठीक है, यूनिकनेस है। तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है और यूनिकनेस है। अगर जहाँ भी यूनिकनेस डायरेक्शन होगी तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको स्केलर बोल देंगे। इसलिए प्रेशर भी हमारा क्या है, स्केलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम हो गया, करंट हो गया। अभी स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको मतलब हट के एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें प्योर रेशियो, स्केलर और वेक्टर है ना। तो इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उनको बोलते हैं टेंसर, ठीक है। अभी टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होते हैं, उनके लिए भी फिर आपको अलग से अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर हम वेक्टर को जोड़ते कैसे, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो नहीं करते हैं वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो नहीं करते। आप सिंपली 2+2 ऐसे करके जोड़ नहीं सकते हो वेक्टर को, ठीक है। तो इसके कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके लिए अलजेब्रा, इसकी मतलब इसको एडिशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास अलग से मेथड होती है वेक्टर को, ठीक है। और ऐसी जो हमारे पास टेंसर है, टेंसर की भी आपको अगर आप जब हायर क्लास में पढ़ोगे, जब BSc जब इस टाइप की क्लासेज में जाओगे तो उस टाइम में हम एक और फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, उसमें टेंसर भी आता है, ठीक है। तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़ आता है, तो उसके भी लिए फिर अलग से अलजेब्रा होती है, मतलब उसको जोड़ना घटाना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, उनका अलग से फिर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा और ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर करंट की जब बात करते हैं ना, जो करंट आता है तो वो करंट की आपका ये है स्टूडेंट्स टेंसर, ठीक है। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। अभी टेंसर मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आप इस पर अगर चाहो तो आप सर्च कर लेना। बट ये है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी 11th-12th के बेस पर हम लोग सिर्फ अब करंट को, टाइम को या इन चीज़ों को हम सीधे बोलेंगे स्केलर बोल देंगे, ठीक है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब बड़ी क्लास में करंट को हम लोग रिगार्ड करते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, करंट भी क्या है, एक स्केलर है। क्यों स्केलर है, देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना यूनिकनेस होना चाहिए, जहाँ भी यूनिकनेस होगा तो स्केलर बोल देंगे। अब यूनिकनेस का मतलब इसमें कैसे होगा, यूनिकनेस कैसे हुआ इसमें, यूनिकनेस इसलिए हुआ क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। आई बात समझ में, मतलब जो करंट है हमेशा आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और करंट हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका वेक्टर। और यहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर बोलने के लिए, ठीक है, आप जैसे 9th में हम लोग वेक्टर बोलने के लिए हम लोग सीधे बोलते थे कि उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये सफिशेंट था वेक्टर उसको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी थोड़ा सा, जब कोई भी हमारे पास पैरामीटर्स है तो वो वेक्टर होगा, तभी वेक्टर होगा जब क्या होगा, जब वो क्या करेगा, उसका एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। आपको पता है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपके कुछ एक लॉज होता है, इस लॉ को होल्ड करना चाहिए उस क्वांटिटीज़ ने, ठीक है। तो अगर इस लॉ को होल्ड करेगा तभी वेक्टर होगा, ठीक है। तब हम जब करंट को ना, स्टूडेंट जब हम करंट को क्या करते हैं, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड भी होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ को ये होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, स्केलर बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कहना चाहिए इसके बाद इट्स एड इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। यानी अगर हम वेक्टर, अगर कोई पैरामीटर्स या कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास अगर वेक्टर है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी A + B = B + A, इस टाइप का आपको
मतलब उसका जब आप ऐड करोगे तो आपका जो ऐड होगा कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी 2+1 = 3, तो 3+ तो 1 + 2 = ऑल्सो 3 ना। तो इस टाइप का उसको आगे पीछे लिखने पर भी उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो एडिशन है कॉम्पिटेटिव होना चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर मतलब आप कभी भी मतलब जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वेक्टर की वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि इसकी वेक्टर लॉ किसे बोलते हैं, जिसके बाद मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड करता है और जिसका एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है। तब जाके वो वेक्टर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 9th में आपने सिंपली पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा वेक्टर में आप देखते हैं हम यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने छोटी क्लास में यानी 9th में हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर बस एक सिंबल हमको ये आता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जैसे हम फोर्स लिखते थे तो फोर्स के ऊपर में ऐसा एरो लगा देते तो वेक्टर कहलाता, ठीक है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर और उसका मीनिंग क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली बाय अ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपका क्या होता है एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक फिक्स लेंथ के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो लेंथ होती है उसकी वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। मतलब लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को, मतलब जैसे अगर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बोला, ठीक है। 2 मीटर का मतलब मैंने एक एरो खींच दिया तो ये लेंथ हो गया, ठीक है। इस ये एरो मेरे को बताएगा कि 2 मीटर है और डायरेक्शन ये हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। मतलब ये लेंथ को बताएगा, ये डायरेक्शन को बता देगा। आई बात समझ में, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है करके, ठीक है। और ये जो लेंथ होगी वो मेरे को बताएगा मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ये आगे ग्रो हेड डायरेक्शन और ये डायरेक्शन को बताएगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका मीनिंग पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा, ये बोलता है कि बस इस डायरेक्शन को जा रहा है, ठीक है। और ईस्ट आपका मतलब अगर ईस्ट बोलेगा तो ये ऐसा मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं बताएगा, बट ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो ऐसा नहीं, बट ये बताएगा कि एरो का मतलब ये डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन की ओर इस डायरेक्शन में जा रहा है करके, ठीक है ना। ओके, और है आपका स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वेक्टर को हम कोई ऐसे भी लिखते हैं कि ये एरो बना दो और उसके बीच में एक लाइन सेगमेंट बना दो, उसके बीच में एरो बना दो, ठीक है। तो ऐसा भी ये भी क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपने पढ़ा है बचपन में हम इसी को लेके चलेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये आगे का जो ये पोर्शन दैट जो आपका ये दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब होता है टिप, और जो पीछे ये बची है जहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जहाँ पर खत्म हो जा रही है एंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। टिप और टेल होता है इसका, ठीक है, टिप और टेल, ओके। और ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, यानी या तो ऐसे या ऐसे या, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स ये भी होता है आपका बोल्ड राइटिंग, ठीक है। बोल्ड राइटिंग मतलब डार्क राइटिंग, ठीक है ना। मतलब आप जब भी कोई फॉरेनर की कोई बुकें पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि वेक्टर को आप डार्क राइटिंग से लिख देते हो, ठीक है। तो डार्क का मतलब ही वेक्टर होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का उनका अपना तरीका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके को अपनाएंगे, ठीक है। एफ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ, ठीक। तो ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज अ वेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को आप इस वेक्टर को मैं इसको ऊपर ले जाना, ठीक है, आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इसको यहाँ करो, यहाँ भेजोगे तो भी इसको आप क्या करोगे, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। या इसको आगे को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। या तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हो या इसको ऐसे करके आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे शिफ्ट करके तो चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पर देखिए अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन, ठीक है। अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये किताब का प्लेन है, ठीक है। मेरे पास एक अभी कॉपी है, इस कॉपी के प्लेन में अगर मैं वेक्टर को पकड़ के, ठीक है, अगर वेक्टर है इसको पकड़ के ऊपर नीचे ले जाऊँ, ये सपोज मैं वेक्टर, ये पेन को वेक्टर मान लो, इस वेक्टर को लेके मैं नीचे या ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा,
अब देखिए मतलब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमें माननी पड़ेंगे, ठीक है, ये हमें माननी पड़ेंगे कि ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर का मतलब जिनकी इनकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी कि हम वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इसको अगर ऐसे नीचे रखेंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि वेक्टर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसलिए आपको याद रहे कि वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दे तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज कर दे तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि कैसे आपने स्लाइड करा तो आप बताओगे वहाँ पर कि ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर पॉसिबल है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स रोटेशनल ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए वेक्टर चेंजेज इफ इट इज़ नॉट रोटेट बाय एन एंगल अदर, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर को अगर आप ऐसे चेंज करोगे ना, ऐसे चेंज करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो चलो सेम है ना, मैं मानता हूँ कि अगर इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये पहले इस डायरेक्शन में थी तो आपने ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज होगी, और जहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, आर वेक्टर था, सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन था, आपने इसको घुमा के इसको कर दिया ईस्ट में, ठीक है। जब ईस्ट में करा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो आर है वेक्टर वो अब आर नहीं रहेगा, ठीक है, इसको आर डैश बोल देंगे। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये नॉर्थ से ईस्ट में हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि जो वेक्टर है वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा, तो डायरेक्शन में भी चेंज करोगे तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम आर वेक्टर था, आर को चेंज करा तो आर की डायरेक्शन चेंज कर दी, बस जहाँ डायरेक्शन चेंज कर दी तो हम वहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आर जो है वो आर नहीं रहा, ठीक है ना, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ वेक्टर के। अब अगला एंगल बिटवीन टू वेक्टर, स्टूडेंट याद रहे जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर आपको मतलब दो वेक्टर को जोड़ के एंगल बनाना है तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा या तो आपको टेल टू टेल करना पड़ेगा या टिप टू टिप, ठीक है। टेल मैंने आपको बताया था ना, मैंने ये कोई वेक्टर है तो इसको टेल बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं, ठीक है। या तो टिप टू टिप होना चाहिए, ठीक है, या टेल टू टेल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आई बात समझिए, या तो टिप टू टिप या टेल टू टेल, तभी हमारा वेक्टर पॉसिबल, मतलब तभी एंगल पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखता है ये इस टाइप का और उसके बाद ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा मत बना देना कि आप एक वेक्टर ले रहे हो और दूसरा वेक्टर का, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टिप और टेल नहीं होता है, ठीक है। ये आगे आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप इसको यहीं पर याद रखना कि अगर हमको एंगल बनाना है दो वेक्टर के बीच में तो क्या होगा, या तो टिप टू टिप या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल होता है, किसमें, वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर के एंगल बनाने में। तो यहाँ पर कुछ वेक्टर कुछ बना रखे हैं, वो देखिए स्टूडेंट्स। स्टेप 1 टिप टू टिप, यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए टिप टू टिप का मतलब दोनों हेड को ऐसे मिला के एंगल बना दे, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा है आपका टेल टू टेल, ठीक है, टेल टू टेल को बना के भी कुछ एंगल बना दिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रहे, अब हम जो एंगल लेंगे इसमें ये भी आपको याद रखना कि जो हम एंगल लेंगे वेक्टर में बना तो देंगे, बनाने के बाद जो एंगल होंगे, जो एंगल बनेगा, ठीक है, हम कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, तो हमेशा हम जो एंगल लेंगे वो लेंगे आपका 0 से बड़ा लेंगे और 180 से छोटा, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, जो वेक्टर के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 180 है स्टूडेंट, ठीक है, 180। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है। थीटा क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का दे रखा है, फाइंड द एंगल बोला होगा, ठीक है। इसने इसको एंगल फाइंड करना है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा टाइप लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पर बना रखा है कि उसने क्या किया था, पहले एक एरो बना दिया, ये देखिए सेम वही कर रखना है, यहाँ पर एरो बना रखा है, ये एरो बना दिया और इसका टिप बना दिया, ठीक है। जबकि ये पॉसिबल नहीं है ना एंगल, तो आपको उसको इसकी ये क्या एंगल सही है नहीं है, ऑब्वियसली गलत है। तो इस एंगल को सही कैसे करेंगे, इस एंगल को सही ऐसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इसको आगे क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। जब आगे शिफ्ट करा तो ये एंगल कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये वाला एंगल ही, इसको देखो ना, टिप यहाँ पे क्या है, टिप और टेल है, टिप और टेल तो बनता ही नहीं एंगल, हमने भी पढ़ा था ना, टिप और टेल या टिप और टेल या टेल टू टिप, ऐसा कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। हमको एंगल जब भी वेक्टर होगा तो हमेशा या तो टिप टू टिप या टेल टू टेल होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया यहाँ पर इसने कर दिया ये यहाँ पर क्या एंगल, ये क्या है टिप और ये क्या टेल, टिप और टेल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एंगल को आगे रिमूव करेंगे और इसको पहले से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
जो आप लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल जो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वेक्टर की, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और उसको शिफ्ट करके ऐसा बना देंगे। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जब आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंगल आएगा अब ये नीचे, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो एंगल जो बनेगा अब 120 का बनेगा। ठीक है, तो 120 का जो एंगल होगा और एक दूसरा एंगल क्या होगा, 180 में से घटा दीजिए। ठीक है, 180 में से 60 घटाएंगे, 180 में 60 घटाएंगे तो क्या आएगा एंगल 120 ना। हाँ, तो 120 का क्या होगा एंगल होगा, जो क्या होगा 180 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 120 का एंगल अब इनके बीच में बनना चाहिए। ठीक है, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, ऐसे से आगे शिफ्ट कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। आगे शिफ्ट करने के बाद ये ऐसा एंगल बन गया होगा, दोनों के टिप टू मिल गए, तो जो 60 का एंगल था वो हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो 120 का इसका एंगल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक से आपके कुछ न्यूमेरिकल भी, थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल था इसको समझने के लिए एंगल को, बाकी ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम इसके बाद हम काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले वीडियो में। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में नीचे बता देंगे। ठीक है, और उसका रिप्लाई मैं तुरंत ही दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।